नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज के वीडियो ब्लॉग का शीर्षक है, आज जो पंचकुला में हुआ वो एक राष्ट्रीय शर्म है। मैं उसे राष्ट्रीय शर्म इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जिस तरह की बेबसी, जिस तरह का खौफ मैंने आम जनता में देखा, जिस तरह से मीडिया को टारगेट किया गया, जिस तरह की वाहियात टिप्पणियां खट्टर के खटारा मंत्री कर रहे थे, उसने एक ही चीज की ओर हमारा ध्यान खींचा कि हम एक बनाना रिपब्लिक में जी रहे हैं। हरियाणा में जुआ वाकई हम सबको शर्मसार कर रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसे क्यों राष्ट्रीय शर्म मानता हूं, मगर उससे पहले मैं आपको ये जो सारी टकराव चल रहा था उसके समानांतर स्तर पर मेरे साथ क्या हो रहा था मैं आपको बताऊं। मेरी एक रिश्तेदार हैं जो मेरठ से गाजियाबाद की ओर बस में आ रही थी और उस दौरान मैं खुद ऑफिस में बैठकर एबीपी न्यूज पर बुलेटिन कर रहा था, न्यूज पढ़ रहा था। और मुझे याद है, मुझे जैसी वक्त मिलता मैं उन्हें कॉल करता कि आप कहां पहुंचे। और मेरे जहन में डर इसलिए था क्योंकि लोनी में गुरमीत सिंह के गुंडों ने एक बस को आग लगा दी थी। यही नहीं, आनंद विहार रेलवे स्टेशन में एक ट्रेन को आग लगा दी गई थी। और मेरे जहन में इतना ज्यादा खौफ था, इतना ज्यादा डर था, और डर शायद इसलिए भी था क्योंकि आज दिन भर जिस तरह से मीडिया हाउसेस के ओबी वैन्स को टारगेट किया गया, जिस तरह से 3-3, 4-4 ओबी वैन्स जला दी गई, और अब तक जो ताजा आंकड़ा था, कम से कम 30 लोगों की जानें गई हैं। यही नहीं, एक और चीज हो रही थी। देहरादून से जम्मू की ओर मेरी बहन अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ, अपने पति के साथ जम्मू की तरफ जा रही थी। और मैं उसे भी बार बार कॉल कर रहा था और पूछ रहा था कि तुम कहां पहुंची। और मैं बार बार खुद को ताना दे रहा था कि मैंने उसे आज क्यों जाने दिया। मुझे चाहिए था कि मुझे कल ही कह देना चाहिए था कि तुम निकल जाती, आज मत जाओ। मैं लगातार खुद को ताने दे रहा था कि मैंने आज क्यों उसे देहरादून से जम्मू की ओर जाने दिया, क्योंकि बीच में पंजाब का भी स्ट्रेच पड़ता है, थोड़ा सा हरियाणा भी पड़ता है, और यही वजह थी कि मेरे जहन में डर था। मगर बड़ा सवाल ये कि मैं खुद को क्यों दोष दूं? अगर हरियाणा की सरकार कानून व्यवस्था पर काबू नहीं पा रही है, तो मैं एक आम इंसान होते हुए अपनी सहूलियत को क्यों त्यागूं? कोई देश में युद्ध चल रहा है क्या? कोई देश में दंगे चल रहे हैं क्या? तो सवाल यह कि मैं क्यों एक रक्षात्मक मुद्रा में आ जाऊं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हरियाणा में एक निहायत ही नाकाम सरकार है। हरियाणा में एक ऐसी सरकार है जो कि बलात्कार के आरोपी, और मैं आरोपी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब संरक्षण मिल रहा था गुरमीत सिंह को, उस दौरान यह आरोपी थे बलात्कार के, और यह आरोप 2002 में लगा था जब बीजेपी की उस वक्त की सरकार थी। और पिछले 15 सालों से यह सिलसिला चला आ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो सत्ता है दरअसल वो कितनी बेबस है गुरमीत सिंह जैसे बलात्कारी के सामने। एक तस्वीर जो पूरी तरह से हकीकत को बयां करती है। ये देख रहे हैं आप, ये शख्स हैं रामविलास शर्मा। अब आप पूछेंगे रामविलास शर्मा कौन है? रामविलास शर्मा दरअसल शिक्षा मंत्री हैं हरियाणा के, जिन्होंने कल कहा था कि भैया हम लोग आस्था पर या श्रद्धा पर 144 थोड़ा ना लगा सकते हैं, और डेरा सच्चा सौदा के समर्थक तो बहुत शांतिप्रिय हैं, कुछ नहीं होगा। अब ये देखिए इन्होंने क्या किया था कुछ दिनों पहले। ये देखिए ये है रामविलास शर्मा। ये देखिए झुक गए, पिछवाड़ा दिख रहा है इनका यहां पर, और किसके सामने झुक रहे हैं? ये देखिए, ये हकीकत है। ये हकीकत है आज सियासत की। उस वक्त ये शख्स बलात्कार के आरोपी थे, बाबा राम रहीम। मैं नहीं जानता हूं कि इसमें राम कितना है, मैं नहीं जानता हूं कि इसमें रहीम कितना है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि यह शख्स एक बलात्कारी है।
और इसके सामने आपने देखा शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा किस तरह से नतमस्तक हुए। इनको 51 लाख रुपए का अनुदान दिया था खट्टर सरकार ने। दरअसल खट्टर बोलने में मुझे बहुत अजीब लग रहा है, तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, मैं खटारा सरकार कहना चाहता हूं। खटारा सरकार ने 51 लाख का अनुदान दिया था। और रामविलास शर्मा जो कल कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आखिर कैसे इन्हें कुछ भी हो सकता है, ये तो शांति प्रिय समर्थक हैं। आपको अंदाजा है पंचकुला में रह रहे वो वहां के रेजिडेंट्स में किस कदर खौफ था। आप सोचिए, आप और हम, मैं एक सोसाइटी में रहता हूं, ठीक है, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं। कल को इस तरह के हालात उत्तर प्रदेश में हो जाएं, 100-200 लोग मेरी सोसाइटी के सामने आके धावा बोलते मेरे घर पे, मैं क्या कर सकता हूं। आपने देखा जिस तरह से ओबी वैन्स को जलाया जा रहा था, पुलिस जो है वो कितनी बेबस थी। मानो पुलिस ने कह दिया और डेरा सच्चा सौदा के समर्थकों को कि चलो भड़ास निकालो, तुम जितनी भड़ास निकाली है तुम भड़ास निकालो। ये क्या है? आर वी इन अ ब्लडी बनाना रिपब्लिक? आम इंसान के जान की कोई कीमत नहीं है। 30 लोग, अभी हो सकता है अपडेट हो, मैं नहीं जानता हूं, मैं 30 लोग जानता हूं, 30 लोग, और इनमें सभी जो हैं अधिकतर लोग डेरा सच्चा सौदा के समर्थक हैं। मेरी संवेदनाएं उनके साथ, उनके परिवारों को वो दोज़ख जीना है, उनके परिवारों को उस नर्क में जीना है, क्योंकि वो चले गए उस अंधभक्ति में, वो चले गए शख्स के जो कि बलात्कार का दोषी है। मगर सवाल ये कि इनमें ताकत आती कैसे है, ताकत आती कैसे है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे कुछ दिनों पहले एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान में गुरमीत सिंह की भागीदारी की तारीफ की थी। यह शख्स बलात्कार का आरोपी है प्रधानमंत्री महोदय। क्या शालीनता के कोई दायरे नहीं होंगे? क्या शालीनता के कोई लक्ष्मण रेखाएं नहीं होंगी? क्यों? क्योंकि यह शख्स आपको वोट दिलवा रहा था। और एक और चीज आपको मैं दिखाता हूं, देखिए। फॉर वोट्स मोदी सल्यूट्स गुरु अक्यूज्ड ऑफ रेप इन हरियाणा। और यहां उनका बयान भी है, ध्यान से अगर आप पढ़ पा रहे हैं उसे। मैं गुरु महाराज राम सिंह जी मस्तान जी, मैं गुरु महाराज राम सिंह जी मस्तान जी के सच्चा सौदे को प्रणाम करता हूं। उस वक्त ये हमारे प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। तो ताकत कहां से आएगी इस शख्स को? आखिर क्यों इस तरह से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी? कल रात को आपको पूरी तरह से सैनिटाइज कर देना चाहिए था पंचकुला का इलाका, आप वो कर नहीं पाए। क्या इस वक्त प्रेसिडेंट्स रूल नहीं लगना चाहिए हरियाणा सरकार में? क्या खट्टर, मनोहर लाल खट्टर को सैक नहीं कर देना चाहिए, उन्हें पद से हटा नहीं देना चाहिए? हम क्यों इस दोज़ख को बर्दाश्त करें? हम क्यों इस नर्क को बर्दाश्त करें? क्यों? इसलिए क्योंकि आपके जो मंत्री और आपके नेता हैं, उन्हें इस सज्जन के साथ फोटो खिंचवानी है। कौन है साहब? ये जिया हो बिहार के लाला। और ये कौन सज्जन है? कैलाश विजयवर्गीय। ये कौन सज्जन है साहब? शहनवाज हुसैन। और इनकी तो मैं क्या तारीफ करूं, इनकी तो मैं क्या तारीफ करूं। और साहब बात यहां नहीं रुक रही है, ये देखिए, देवेंद्र फडणवीस से राम रहीम रिसीविंग द ब्राइट अवार्ड फॉर द मोस्ट वर्सेटाइल पर्सनालिटी ऑफ द ईयर फ्रॉम महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस। वर्सेटाइल पर्सनालिटी? इनमें क्या वर्सेटाइल है साहब? इनमें क्या वर्सेटाइल है जो आपको इनको वर्सेटाइल पर्सनालिटी अवार्ड देना है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप आखिर इस शख्स को इस तरह से महिमा मंडन कैसे कर सकते हैं? आप इसको सराखों पे कैसे रख सकते हैं? ये आरोपी थे उस वक्त। आप एक आरोपी से कहीं ना कहीं एक दूरी बना के चलते हैं। और आज भी दोषी पाए जाने के बाद भी जब मनोहर लाल खट्टर से मेरे सहयोगी
जगविंदर पटियाल ने सवाल पूछा तो मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि कुछ जो शरारती तत्व तो उसमें आ गए होंगे, वो उन लोगों का नाम लेने से डर रहे थे, नाम लेने से डर रहे थे मनोहर लाल खट्टर। ये खटारा सरकार नहीं तो क्या है? ये खटारा सरकार नहीं तो क्या है, आप मुझे बताइए। और हम क्यों बर्दाश्त करें? हम क्यों बर्दाश्त करें इस तरह की सरकार को? और हम क्यों बर्दाश्त करें इस तरह की सियासी तौर पर जिस तरह से लोगों की जान के साथ खेला जाता है? और अगर तो ये बयान सिर्फ पहले का था, जैसे कल रामविलास शर्मा ने किया, तो बात अलग थी। उसके बाद क्या होता है? सजा दे दी जाती है तो क्या होता है? साक्षी महाराज कहते हैं कि तुम एक साध्वी जिसने आरोप लगाया उसकी बात मान ली तुमने, मगर लाखों करोड़ों लोग जो इस वक्त खड़े हैं उनका क्या? उन्होंने अदालत पर, ये हमारे सांसद महोदय हैं साक्षी महाराज, इन्होंने अदालत पर तोहमत जड़ दी। और साक्षी महाराज साहब, जिस महिला ने आरोप लगाया वो एक साध्वी थी। साक्षी महाराज, आप तो साधु हैं ना? जो आरोप लगा रहे हैं आप कि साधु संतों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, वो भी एक साध्वी थी। उसने बलात्कार का आरोप लगाया था जो आज सिद्ध हुआ अदालत में। और ये महाशय क्या कहते हैं, ये देखिए, ये देखिए। बीजेपी एमपी साक्षी महाराज डिफेंड्स रेप convict Gurmeet Ram Rahim says डेरा चीफ इज अ नोबल सोल। महात्मा है? अरे अब तो मत बोलो, अब तो उनपे आरोप सिद्ध हो गए ना। अब तो आरोप सिद्ध हो गए कि वो बलात्कार के दोषी हैं, और अब भी आप उन्हें महात्मा कह रहे हैं। तो उसका जवाब भी आपके सामने है। कॉन्ट्रोवर्शियल एमपी साक्षी महाराज हैज अ ट्रायल ऑफ रेप एंड मर्डर चार्जेस बिहाइंड हिम। ये सज्जन, इन पर भी बलात्कार और हत्या का आरोप है। क्या कहूं मैं, बताइए। और आप क्या कहेंगे इस पे? आप क्या कहेंगे बताइए। मैं आपके सामने तथ्य रख रहा हूं। मुझे, ठीक है, आप मुझ में गुस्सा देख रहे होंगे, उस गुस्से की एक निजी वजह भी है। आज मैंने उस भीड़ के बीच, उस वहशत के बीच, मैंने अपने पत्रकार बंधुओं को रिपोर्टिंग करते देखा, जिन्हें आप या तो एक पक्ष गाली देता है या दूसरा पक्ष गाली देता है। मुझे आप लोगों में से कुछ लोग तारीफ करते हैं, मगर दूसरे हैं वो मेरी मां बहन को याद करते रहते हैं। आज उन पत्रकारों को आपने देखा अपनी जान जोखिम में डाल के रिपोर्टिंग करते रहे। जगविंदर पटियाल को आपने देखा किस तरह से आज तक के आशुतोष गाड़ी चलाते सिरसा के बीच में से पत्थर आया और उनके कैमरामैन के सिर पे लगा के। जगविंदर पटियाल भी लगातार कहते रहे कि हम ये सवाल उठा रहे थे एबीपी न्यूज पर, कि आपने कदम क्यों नहीं उठाए, और अब भी आपने सैक नहीं किया इस शख्स को। तो सवाल ये कि ऐसा क्यों सैक नहीं किया जा रहा है? क्या वजह है? क्यों, किस बात का डर है? जवाबदेही नाम की कोई चीज ही नहीं है इस गवर्नमेंट में। सुरेश प्रभु से कोई जवाबदेही नहीं है। इसके अलावा गोरखपुर में हादसा होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोलते हैं, लाल किले में वो जाके बोलते हैं तो उसे एक प्राकृतिक आपदा बता देते हैं, या कम से कम एक प्राकृतिक आपदा के साथ उसे जोड़ देते हैं। मेरे निजी कारण हैं। मैं लगातार डरा हुआ था कि मेरी बहन अपने 2 बच्चों और अपने पति के साथ पहुंचेगी कि नहीं जम्मू। मुझे डर इस बात का था कि मेरी रिश्तेदार जो गाजियाबाद उतर रही थी, जहां वो उतर रही थी हिंडन में, वहीं से गुजरी थी, जहां डेरा सच्चा सौदा का एक दफ्तर है, वहीं से गुजर रही थी उनकी गाड़ी। पास में लोनी है जहां पर उन्होंने बस में आग लगा दी थी। ये एक राष्ट्रीय शर्म है। वी आर अ ब्लडी बनाना रिपब्लिक, दैट्स व्हाट वी आर। एक बनाना रिपब्लिक है हम। और आप लोग अपनी भक्ति में अभी भी इन लोगों को सर माथे पे लगाए रखेंगे। आप अब भी नहीं देखेंगे कि हमारे हुक्मरानों की कोई जवाबदेही है। आप अब भी नहीं देखेंगे उसको, अब भी नहीं देखेंगे आप। और करते रहिए, आप करते रहिए, क्योंकि आप एज अ नेशन, यू डिजर्व दिस। वी डिजर्व दिस एज अ नेशन। वी डिजर्व दिस शिट ऑन आवर हेड्स। ये कचरा हमारे सिर पे गिर रहा है, हम ये डिजर्व करते हैं। कितनी बेबसी है,
कोई आके हमें मार दे, खत्म कर दे। और ये कचरा अपॉलोजिस्ट, ये देखिए, मधु किश्वर अपने आप को फेमिनिस्ट बताती हैं। देखिए क्या क्या कह रही है ये। हाउ अबाउट कॉन्फिस्केटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द इस्लामिस्ट हु ओपनली डिफाई सुप्रीम कोर्ट, सच एन ऑर्डर केम इजिली फॉर डेरा सच्चा सौदा चीफ। मैं जानता हूं कि सियासत के चलते कांग्रेस ने भी एक लंबे अरसे से एक बहुत गंदा गेम खेला तुष्टीकरण का, क्योंकि उनके हाथ में ताकत थी। उस वक्त कोई विकल्प नहीं था। और आज हम क्या कर रहे हैं? इस तरह की अपॉलॉजी शर्म नहीं आती? अपने आप को फेमिनिस्ट कहती हैं। बहुत दुखद है, बहुत दुखद है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, आज का दिन है और कल के दिन से हम इन घटनाओं के लिए कोई ना कोई बलि का बकरा ढूंढेंगे, नक्सल जो है मार देते हैं हमारे 25 जवानों को। तो कुछ नॉर्थ कोरियन न्यूज चैनल्स क्या कहते हैं वो नॉर्थ कोरियन न्यूज चैनल्स, कि कहां हैं जेएनयू के लोग, कहां हैं उदारवादी, क्या वो इसकी आलोचना करेंगी? अरे ना समझ लोगों, जिम्मेदारी प्रशासन की है, किसी और की नहीं है। कटघरे में सरकारें होंगी, प्रशासन होगा। जेएनयू उदारवादी या मेरे जैसे एंटी नेशनल पत्रकार नहीं होंगे। हम एक बेबस राष्ट्र हैं, हम पिछलग्गू राष्ट्र हैं, हमारी कोई सोच नहीं है, हम कचरा सोच हो चुके हैं बुनियादी तौर पे। अगर आप मेरे इस आक्रोश को महसूस नहीं कर रहे हो तो मर चुके हो तुम अंदर से। अगर आप मेरे इस आक्रोश को महसूस नहीं कर रहे हो तो आप मर चुके हो अंदर से। खैर, आप लोग खुश रहिए, 2 दिन में आप भूल जाइएगा इसको। मुझे डर है 28 को जब क्वांटम ऑफ पनिशमेंट आने वाला है तब क्या होने वाला है, और आज की रात क्या होने वाला है, क्योंकि कई डेरा के समर्थक वापस जाएंगे। मेरी संवेदनाएं उन 30 मौतों के साथ भी है जिनमें अधिकतर डेरा सच्चा। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार वालों के साथ हैं, उनका कोई दोष नहीं था। मैं कहता हूं उन अंधभक्तों का भी कोई दोष नहीं था। मैं दोष सियासत का मानता हूं यहां पे, और वो सियासत जारी रहेगी, क्योंकि वो नहीं सुधरेंगे और तुम यानी कि जनता, तुम उन्हें मौका देते रहोगे। गुड नाइट कहने के लिए कुछ है नहीं, मगर मेरी मजबूरी है, चैन से सोइए, क्योंकि वही हमारी फितरत में है।